जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। हम कल ही ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के लिए ये ज़िमनी इंतखाबात लड़ना कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो एतराज़ात उन पर आए हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, उनका जवाब देना पहले उनके लिए ज़रूरी होगा और उनके मुखालिफ उम्मीदवार और जमातें उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। तो ऐसे लगता है कि आज पहला झटका जो है इमरान खान साहब को वो लग गया है 2 हलकों से, जो उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए थे। अगरचे उन्होंने 9 के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, लेकिन 2 हलकों से उनके कागज़ात नामज़दगी इसी बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है। तो जावेद साहब से पूछते हैं कि ये फैसला क्या है? कागज़ात कहाँ-कहाँ से मुस्तरद किए गए हैं और इसके मुज़मिरात क्या हो सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। खान साहब ने एक तो बहुत बड़ा ऐलान किया और ये जो जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है, उसके अंदर ये सबसे बड़ा ऐलान था। इससे पहले कभी 9 हलकों से कोई भी लीडर आज तक नहीं लड़ा था। ज़्यादा से ज़्यादा 5 हलकों से वो भी खान साहब था अगर आप कह लें। तो इसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा कि 9 हलकों से तो मैं लड़ूँगा, लेकिन साथ-साथ जो मेरी सीट है कोई उसका ये नहीं बताया था कि वहाँ से इस्तीफ़ा उनका कबूल हुआ है या नहीं हुआ। हुँ, हुँ। इस चीज़ को बेस बनाते हुए जो उनके मुख़ालफ़ीन थे, जब इन्होंने ये ऐलान किया था उस वक़्त तो ख़ामोश रहे थे। हुँ, लेकिन जैसे ही जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर अपना जमा करना शुरू किए और ये सिलसिला शुरू किया गया, उसके फ़ौरन बाद हमने ये देखा कि 239 में तो किसी तरह से ये जो कराची का था वहाँ तो उनके मंज़ूर हो गए। लेकिन ये कराची के जो बाकी 2 कराची के इस तरह समझिए सिंध के हुँ, 3 हलके थे। हुँ, जो बाकी 2 हलके हैं 237 और 246 वहाँ से उनके कागज़ात रद्द कर दिए गए। सही। अब ये था कि इसके ऊपर किस तरीके से इनके कागज़ात को मंज़ूर क्यों नहीं किया जा रहा? और उसके अंदर जो रीज़न बताई गई है कि खान साहब पहले अपना जो नेशनल असेंबली की जो सीट उन्होंने ले रखी है, वहाँ उसका कुछ फ़ैसला सुना दें कि क्या वो अपने साथ सीट रखेंगे या नहीं रखेंगे? अगर वो सीट रखते हैं तो किस तरह से ये लड़ सकते हैं? हुँ, यहाँ से उनके कागज़ात, उनके एतराज़ात लग के वो रोक लिए हुँ, गए। एक और काम हुआ जो फैसलाबाद के अंदर, वहाँ एनए 118 के ऊपर हुँ, चिज़रा मनसब हैं, हुँ, उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या होता है कि खान साहब ने अभी तक अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया। उसके एतराज़ात में उनको थोड़ी-सी छूट ज़रूर दी गई है। वो हुँ, छूट क्या दी गई है? उन्हें कहा गया है कि खान साहब कल 17 अगस्त को यहाँ पेश होके बताएँ कि वहाँ उनका इस्तीफ़ा कबूल हुआ है या नहीं हुआ। सही। तो ये एक किस्म का अब अगर खान साहब पहले अगर फैसलाबाद जाते हैं 17 अगस्त को, वहाँ से फ्लाइट पकड़ें, फिर जाएँ कराची, मलीर से वहाँ से क्लियर कराएँ। तो ये 9 हलकों में पहले उनको ये सारी चीज़ें क्लियर करानी पड़ेंगी। पेश तो नहीं उससे हो रहे इमरान खान साहब, ये तो मैं आपको अभी पेशगी बता देता हूँ। तो आप उनको एक मशवरा ये दे दें कि फिर वो स्पीकर साहब के पास पेश हो जाएँ, हुँ। ताकि बजाए 8-9 जगहों पे जाने के, एक ही जगह पर जाएँ और उनसे कहें कि जनाब मैं ये हाज़िर हूँ, ये भी ये वो मेरा। पहले कह चुके हैं कि हम तो चोरों डाकुओं को मानते ही नहीं है, हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाएँगे, तो उनके सामने बैठना तो बड़ी दूर की बात है। तो फिर आप 9 हलकों के ऊपर अपने इलेक्शन किस तरह से लड़ेंगे? ये हुँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। उसके ऊपर फिर आप कहेंगे कि ये प्री पोल रिगिंग है, हुँ। इस तरह से हमें लड़ने नहीं दिया गया और ऐसी फ़िज़ा बना दी गई कि जिसके अंदर ये लोग डर गए और मेरे सामने आए नहीं। और इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बदनाम कर दिया जा चुका है। इलेक्शन कमिश्नर को वैसे ही कहते हैं कि इनको नहीं मानते और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको इस्तीफ़े के मुतालबे भी कई दफ़ा वो कर चुके हैं। तो देखें, ये इमरान फ़िज़ा। खान साहब बार-बार क्रिकेट की इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं और बड़ा शौक है उनको ये कहने का कि मेरे खिलाफ सब लोग हो गए हैं, और वो अंपायर को साथ में लाकर खेलते हैं। इलेक्शन कमीशन भी मेरे खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट भी मेरे खिलाफ है, आलमी कुव्वतें भी मेरे खिलाफ हैं, सियासी जमातें भी मेरे खिलाफ हैं, वगैरह-वगैरह।
लेकिन उनको ये समझ नहीं आती जब वो ये कहते हैं कि देखें मेरे ज़माने में न्यूट्रल अंपायर से पहले जब अंपायर को साथ में लाकर टीमें खेलती थीं, बड़े झगड़े होते थे कि इवेंचुअली उसी अंपायर का फैसला माना जाता था जब तक कोई और रूल्स ऑफ द गेम सेट नहीं हो गए थे। ये नहीं हो सकता था कि कोई एक खिलाड़ी ये कहे कि मैं क्योंकि इस अंपायर को नहीं मानता, तो फैसला मेरा माना जाएगा। ये मुमकिन नहीं है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो। जी, खान साहब की पॉपुलैरिटी अपनी जगह, उसमें हुँ, कोई शक नहीं है। उनके पास स्ट्रीट पावर भी, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये स्ट्रीट पावर, ये सारी चीज़ें मिला के फिर क्या होता है कि आप वज़ीर आज़म बनते हैं या आप पावर में आते हैं। और पावर में आने का मतलब ये होता है कि आप किसी न किसी इदारे में बैठ के आप उनके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप नेशनल असेंबली की जितनी इज़्ज़त आपने की इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रेज़ेंस, हुँ, आप साल में 1 या 2 दफ़ा या कभी बहुत बड़ी लेजिस्लेशन हो रही होती थी, तो खान साहब की प्रेज़ेंस। मैं ये नहीं कहता, नवाज़ शरीफ साहब ने भी माशाल्लाह से बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे। इसमें से कुछ वज़ीर-ए-आज़म ऐसे गुज़रे थे, जिस तरह गिलानी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, और कुछ ऐसे थे जो नज़र आते थे पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेशन का। खान साहब ने इन सब के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, हुँ। बिल्कुल वहाँ नहीं आते थे। इसी तरीके से बाकी जो इदारे हैं, उनके ऊपर भी उनके एतराज़ात हमारे सामने हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं। आप अगर ये सारे एतराज़ात रख के जब तक आप एक चीज़ पूरी नहीं करेंगे, असूल, ज़ाब्ता, कानून, वहाँ से इस्तीफ़ा आपका कबूल नहीं होगा, तो इन उसके बाद ही आप अगले इलेक्शन लड़ सकेंगे। बिल्कुल सही बात है और मेरा ख़्याल है आगे चलते हैं। इससे आज वफ़ाकी काबीना का भी इजलास हुआ है, उसका बाकी एजेंडा भी बताएँ और ख़ास तौर पर ये बात कि वफ़ाकी काबीना का इसरार है कि शहबाज़ गिल साहब ने जो कुछ कहा है, वो ख़ान साहब के कहने पे कहा है, वो ख़ान साहब की ज़ुबान बोल रहे थे। तो क्या उनको लगता है कि ये एक मौका ऐसा है, जिस पे इमरान ख़ान साहब को मज़ीद ग्रिल किया जा सकता है और घेरे में लाया जा सकता है? खान साहब का एक बयान तो किसी तरीके से सामने आ चुका है अब तक। वो हुँ। ये है कि उन्होंने कहा है कि इस तरह शहबाज़ गिल को इस तरह से नहीं कहना चाहिए कल था। फ़रिया इससे इदरीस को इंटरव्यू देते हुए कहा उन्होंने। ये देखें, आजकल जो फ़िज़ा जो सबसे बड़ी जो बनी है, एक तो इलेक्शन तो है ही है, दूसरा जो है नवाज़ शरीफ साहब की आमद की बातें हो रही। जी। तो आज उसके साथ हम देखते हैं कि आज मुझे याद है अच्छी तरह, जब भी अडियाला का दौरा कोई बड़ा अफ़सर करता था, तो मैं जिस ज़माने में क्राइम रिपोर्टिंग किया करता था अपने अवाइल में जर्नलिज़्म के, तो हमें अलर्ट कर दिया जाता था, हमारे सीनियर हमें बताते थे जब भी कोई बड़ा बंदा जब कोई अफ़सर या होम मिनिस्टर ख़ुसूसन दौरा करे अडियाला का, तो कोई ना कोई आने वाला होता है। अब उसके अंदर आज ही मैंने एक खबर देखी जिसके अंदर होम मिनिस्टर ने अडियाला का एक विज़िट किया है। हुँ, अब वो विज़िट इसलिए है, उसके पीछे क्या वजह है, ये एक आम रूटीन का विज़िट था या नहीं था, हुँ, या ये देखने गए हैं कि वहाँ क्या-क्या कुछ होना चाहिए। अब मैं इसको रिलेट नवाज़ शरीफ साहब से नहीं कर रहा, ना ही मैं इसको रिलेट शहबाज़ गिल से कर रहा हूँ कि कुछ हुँ, ऐसा सोचा जा रहा है कि वहाँ लाया जाए या इधर रखा जाए। हुँ, लेकिन इन ऐसे जो विज़िट होते हैं, उसके कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि कोई शख्सियत वहाँ आती है, ठहरती है या हुँ। रहती है, कुछ ऐसा होता है। अब ये देखते हैं कि 2 फ़िज़ाएँ चल रही हैं। एक तो इलेक्शन, इनके मुस्तरद होना, उसके ऊपर अब कल खान साहब जाते हैं या नहीं जाते, आपका कहना है कि वो नहीं जाएँगे। हुँ, फिर तो वो इलेक्शंस में शरीक नहीं हो सकते। तीसरा, आज बड़ा आपने अभी बात कर रहे थे काबीना, काबीना का बड़ा ताबड़तोड़ किस्म का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये तो बहुत आगे जा रहे थे, आप तो बातें कर रही हैं, ये तो पीटीआई के खिलाफ एक डिक्लेरेशन लाने के सोच रहे थे हुँ। कि इसको बैन किया जाए। तो वो डिक्लेरेशन नहीं लाया गया। इनके कान में इनको किसी ने बता दिया कि ओ भाईजान इतना आगे ना जाएँ, मेहरबानी करें, थोड़ा-सा हाथ हौला रखें। जो चीज़ें चल रही हैं, उन्हीं को आगे लेके चलें। वो कहते हैं कि सारे इकट्ठे ना खुल जाएँ, कोई एक ही वो रहना चाहिए। अच्छा मुझे कुछ वो तो ठीक है, इनका ये ख़्याल है कि इस पे ग्रिल किया जा सकता है और इमरान खान साहब को इस बुनियाद पे तनकीद का निशाना भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो खुद इक़दामात कर रहे हैं, आखिर में अगर हम थोड़ी-सी मुख्तसर बात कर लें उस पर, ये जो पेट्रोल की कीमत इन्होंने बढ़ाई है,
पिछली दफ़ा ₹3 कम किए, इस दफ़ा ₹6 बढ़ा दिए और हुकूमत ऐलान करती है और फिर मरीम नवाज़ साहिबा कहना शुरू कर देती हैं कि नहीं, नहीं, नवाज़ शरीफ साहब ने तो इस पर बड़ी जो है वो नाराज़गी का इज़हार किया और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। तो इनके अपने घर के अंदर जो फैसले हैं, उन पर कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं है, तो ये अवाम को कैसे समझाएँगे कि हम जो कर रहे हैं, वो आपके मफ़ाद में है? ये जो इस ₹6 की जो इन्होंने पेट्रोल की प्राइस जो कल बढ़ाई है, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हुँ, बड़े जो हमारे जुगादरी जो इसके जर्नलिस्ट हैं, वो जो इसको कवर करते हैं पेट्रोलियम वगैरह, उनका भी था कि ₹15 सस्ता हो जाएगा ये। हुँ, देखिए उसके असरात ये आए कि ज़रदारी साहब इवन खड़े हो गए। ज़रदारी साहब ने कहा कि जनाब इसके ऊपर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये क्या करते हैं? हुँ, एमक्यूएम खड़ी हो गई, एमक्यूएम ने कहा कि भई ये इस तरह से और ये अपने जो अलाइज़ हैं, उनसे हट के नहीं चल सकते क्योंकि हुँ, आगे इन्होंने करनी है एक पर्सन स्पेसिफिक किस्म की एक लेजिस्लेशन भी तैयार किए खड़े हैं। बिल्कुल। वो उसके अंदर इन्होंने कुछ सोचना है कि रिपील करना है कोई हुँ, बैन को, जो इम्पोज़ हुआ था कि पनामा से रिलेटेड कि उसके ऊपर ये सोच रहे हैं। हुँ, अगर वो करते हैं तो इनको एमक्यूएम की ज़रूरत है, ज़रदारी की और हुकूमत चलाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेंगी। ये ₹6 का जो इन्होंने बढ़ाए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उसके असरात आगे वाले पहले भी पड़े हैं इसके असरात, इसके इलेक्शन पे पड़ेंगे, इनके अलाइज़ पे पड़ेंगे, इनकी हर चीज़ के ऊपर इसके असरात पड़ बिल्कुल। जैसे हम कहा करते थे तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में कि उनको किसी और अपोज़िशन की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम लीग नून ने और इनके इत्तेहादियों की हुकूमत ने ऐसा लगता है कि उस मामले को थोड़ा-सा और इंटेंसिटी से ये आगे ले गए हैं, इन्हें भी किसी और अपोज़िशन की ज़रूरत नहीं है, अगर ये इसी तरह के मुआशी फ़ैसले करते रहेंगे, उसके मुहर्रिकात जो भी हों, लेकिन आप आम आदमी को नहीं समझा सकते जिसकी ज़िंदगी पर उसके असरात पड़ते हैं और वो फिर आपसे सवाल करता है कि अगर आपने यही करना था तो आपसे पहले वाले मेरे लिए क्या बुरे थे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आपके सामने पहुँचती रहे। जावेद साहब आपका वक़्त देने के लिए और जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया।